और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरीके से युवाओं के आड़ में कट्टर इस्लामिक जिहादियों ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हटाने के लिए, अपदस्थ करने के लिए एक मजहबी खेल खेला, जिसका शिकार वहां की निवर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना हो गई। पूरे दुनिया ने देखा कि किस तरीके से उस कट्टर मजहबी भीड़ों ने प्रधानमंत्री आवास में घुसकर एक बुजुर्ग महिला, मां की उम्र की प्रधानमंत्री के अंडरगारमेंट्स को लेकर बीच सड़क पे प्रदर्शन कर रहा था। किस तरीके से सरकार के विरुद्ध जो आंदोलन था, उसके आड़ में चुन चुनकर बांग्लादेश में रहने वाले दलित हिंदुओं का नरसंहार किया गया। दलित हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और उनको मार मार कर पुलिया पर लटकाया गया, पैरों पर लटकाया गया। मरे हुए लोगों के ऊपर भी जूते चप्पल सब बरसाए गए। यानी कि आतंक का सारी सीमाओं को पार कर दिया गया। किस तरीके का वहां से खबर, वीडियो ये सब आ रहा है, सोशल मीडिया पे सभी कुछ चल रहा है कि किस तरीके से एक सरकार विरोधी आंदोलन के आड़ में हिंदुओं के साथ बर्बरता किया जा रहा है। किसी को भी नहीं छोड़ा। हिंदू क्रिकेटर हो चाहे हिंदू गायक हो, सभी के घरों में आग लगा दिया गया। सभी के बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ हत्या, बलात्कार सब किया गया। और ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये सब कहीं की मीडिया में छपी हुई खबर है। किस तरीके से एक हिंदू गायक राहुल आनंद का घर जला दिया गया। उनका जो कोई एक्टर था, उनके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं बांग्लादेश में जो एक हिंदू क्रिकेटर था लिटन दास, उस लिटन दास का भी घर जला दिया गया। वो उनका सौभाग्य था कि उनके परिवार के लोग बच गए, लेकिन उनका घर नहीं बच पाए। सोचिए कि जो क्रिकेटर बांग्लादेश के लिए खेलता था, वो किसी शेख हसीना के लिए नहीं खेल रहा था, वह अपने देश के लिए खेलता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है, उसका घर सिर्फ इसलिए जला दिया गया, उसके घरों पे इसलिए हमला किया गया, वह हिंदू है। इस तरीके का खबर सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में आ रहा है, जिसको लेकर भारत के विदेश मंत्री ने सदन में जवाब दिया कि बांग्लादेश में सरकार विरोधी हिंसा के पीछे वहां पे रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, चुन चुन कर उनको मारा जा रहा है। यह आंदोलन सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं था, यह आंदोलन पूरी तरीके से कट्टर जिहादी इस्लामिक ग्रुप का वहां पे रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ भी था। सरकार विरोधी आंदोलन के आड़ में वहां पे जो बचा खुचा हिंदू है, उसको निपटाने का एक प्रयास था। इसमें काफी हद तक वो सफल हुआ है। लेकिन जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ, उसको भारत में भी करने का तैयारी हो चुका है। जी हाँ, बांग्लादेश में चल रही इस हिंदू विरोधी हिंसा को भारत में भी करने का मनसा जाहिर कर रहा है। और कौन कर रहा है? वह पार्टी कर रहा है जिसका नेता लोकसभा चुनाव से पहले मंच से ऐलान किया था कि अगर इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी अगर मैच फिक्सिंग का चुनाव जीत गया, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रहा है, ये देश नहीं बचने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का। वह कांग्रेस पार्टी जो चुनाव से पहले ही पूरे चुनाव को संदिग्ध बना दिया था, चुनाव आयोग को संदिग्ध बना दिया था। चुनाव से पहले ही सुप्रीम लीडर ये कह रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी यह मैच फिक्सिंग का चुनाव जीत गया तो देश में आग लग जाएगा, यह देश नहीं बचने वाला है। उसी पार्टी का नेता, और कोई छोटा मोटा गली मोहल्ला सड़क छाप नेता नहीं, वरिष्ठ नेता, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहा हुआ व्यक्ति सज्जन वर्मा, दोनों लोगों का कल एक एक बयान आया है। इन दोनों लोगों का बयान यह दर्शाता है कि किस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से चुनावी हार में, लोकतांत्रिक तरीके से चुनावी हार से हताश और निराश कांग्रेस पार्टी इस देश में हिंसा और अराजकता फैलाने का साजिश रच रहा है। ये जो सलमान खुर्शीद ने कहा है या फिर सज्जन वर्मा ने कहा है, यह सिर्फ इन लोगों का अपना व्यक्तिगत बयान नहीं हो सकता है। इन लोगों का बयान कांग्रेस पार्टी के उस मानसिकता को दिखाता है
जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को देश का सबसे पुराना पार्टी और आजादी की लड़ाई लड़ने वाला पार्टी बताता है। इस बात पे कोई दो मत नहीं है कि कांग्रेस ने आजादी का लड़ाई लड़ा था, लेकिन आज का कांग्रेस नहीं लड़ा था। जिस कांग्रेस ने आजादी का लड़ाई लड़ा, उस कांग्रेस को तो नेहरू और गांधी ने आजादी मिलने के तुरंत बाद ही समाप्त कर दिया, और जो बचा खुचा रह गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी अपने शासनकाल में पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। और 1966 में ही वह कांग्रेस, जो कांग्रेस इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ा था, उस कांग्रेस को इंदिरा गांधी ने तोड़ दिया था। वो कांग्रेस टूट गया था। उसके बाद का जो कांग्रेस बना, फिर से उसी इंदिरा गांधी जी की अगुवाई में, वह कांग्रेस ही घोर भारत विरोधी, हिंदू विरोधी कांग्रेस था। जिस कांग्रेस का नेतृत्व इस समय राहुल गांधी जैसा नेता, सलमान खुर्शीद जैसा नेता करता है, उसी सलमान खुर्शीद ने, उसी सज्जन वर्मा ने खुलकर मंचों से अब यह बयान दे रहा है कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ वह भारत में भी होगा। यानी कि सलमान खुर्शीद, सज्जन वर्मा इस देश के लोगों को यह चेतावनी दे रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश में आंदोलन के आड़ में हिंदुओं का नरसंहार किया गया, हिंदू बहु बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, उसी तरीके से भारत में भी होगा। और अगर भारत में हुआ तो भारत में भी वही सब कुछ होगा जो बांग्लादेश में हुआ है। क्या कहा है सलमान खुर्शीद ने, पहले उसको बयान को देखिए। दरअसल कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री मुजीबुर रहमान की किताब सिकवा ए हिंद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम के विमोचन के मौके पर लोगों को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वह भारत में भी हो सकता है। इसके साथ ही सलमान खुर्शीद ने कहा कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य दिख सकता है, लेकिन सच्चाई सतह के कहीं नीचे है। बांग्लादेश जुलाई से हिंसक सरकार विरोधी प्रदर्शनों की लहर से हिल गया था, जिसके बाद शेख हसीना को इस्तीफा देकर और देश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसी तरीके से भारत में भी होने वाला है, भारत में भी होगा। उसके बाद जो बचा खचा रह गया था, जो कुछ भी बच गया था, उसको मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद और मंत्री सज्जन वर्मा ने पूरा कर दिया। सज्जन वर्मा ने क्या कहा, उसके बयान को सुनिए। उसका बाइट से सलमान खुर्शीद का मुझे वीडियो नहीं मिल पाया है। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, 2 दिन से टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है, तो साथियों मैं अनुरोध करता हूं, यानी कि ये खुल के कह रहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार की गलत नीतियों के कारण जनता, यहाँ पे ये लोग बहुत बड़े साजिश के तहत उस इस्लामिक जिहादी आक्रांताओं को, अराजक तत्व को जनता बता रहा है, जिसके लिए अब मीडिया में खबर आ रहा है कि किस तरीके से बांग्लादेश में सत्ता की तख्ता पलट करने का तैयारी पिछले 3 सालों से जमाते इस्लामी के जो छात्र संगठन, इस्लामिक स्टूडेंट काउंसिल जो था, वह रच रहा था। इस तरीके से इस्लामिक स्टूडेंट जो काउंसिल है, उसने पिछले 3 वर्षों में बांग्लादेश के अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अपना पैठ जमाया। पैठ जमाने के बाद वहां पर लोगों को मोबिलाइज किया, उनका ब्रेन वॉश किया छात्रों को, और फिर बड़े ही षड्यंत्रकारी तरीके से हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद पूरे देश में सरकार के खिलाफ हिंसा और आगजनी के घटना को अंजाम दिया, जिससे मजबूर होकर उस प्रधानमंत्री को, जिसके नेतृत्व में बांग्लादेश ने पिछले 20 वर्षों में चौमुखी विकास किया। और यह मानना भी भारत में रहने वाले कुछ दलालों का ही था। भारत में रहने वाला जो दलाल, जो भारत विरोधी वर्ग था, जो अब तक बड़े गर्व से कहता था कि भारत को बांग्लादेश पीछे छोड़ दिया है जीडीपी के मामले में, पर कैपिटा इनकम के मामले में बांग्लादेश का टका भारतीय रुपया से मजबूत हो गया है। आज वही दलाल, वही भरवे कह रहा है कि नहीं, शेख हसीना तो तनाशाह थी, यानी कि
अभी 2 साल पहले तक, 1 साल पहले तक उसी शेख हसीना के नाम का भजन गाने वाला लोग आज कह रहा है कि शेख हसीना तानाशाह थी। लेकिन आज जिस शेख हसीना के साथ कट्टरपंथियों ने ये हालात पैदा किया, उसको कांग्रेस का यह नेता सज्जन वर्मा आम नागरिक और आंदोलनकारी बता रहा है। ये सब वही लोग हैं जब भारत में किसानों के आड़ में खालिस्तानी आतंकवादियों ने आंदोलन किया था तो उसको भी किसान बता रहा था। ऐसा नहीं है कि जो बांग्लादेश में हुआ है उस तरीके का कोशिश भारत में नहीं हुआ था। भारत में कई एक बार हो चुका है जिसका अगुवाई सभी मोदी विरोधी दलों ने किया, चाहे वो सीएए का आंदोलन हो या फिर किसानों के आड़ में खालिस्तानियों का आंदोलन हो या फिर इस तरीके का कई एक सारे षड्यंत्र रचा गया। लेकिन ये लोग असफल हो गए, कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन अब खुलकर ये लोग कह रहा है कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ वह भारत में होगा, और ये कोई छोटा मोटा नेता नहीं कह रहा है। और ये कोई सिर्फ कांग्रेस के नेताओं का बयान नहीं है। आप चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो बरबोला नेता है जिसके मुंह में बवासीर है, संजय राउत के बयान को देख लीजिए, वो भी यही कह रहा है कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी होगा। भारत के भी प्रधानमंत्री के आवास पे कब्जा हो जाएगा, भारत में भी हिंसा और अराजकता होगा। इसी तरीके का बयान इंडिया अलायंस की नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी दे रही है। वो भी यही दुआ कर रही है कि जिस तरीके का हालात बांग्लादेश में है वैसा ही हालात भारत में भी हो, भारत में भी अराजकता और हिंसा का माहौल बन जाए, भारत भी बांग्लादेश की तरह अराजकता और हिंसा के आग में जले। यानी कि मोदी विरोध में एक राजनीतिक दल के विरोध करते करते ये लोग अब खुलेआम मंचों से देश विरोध पे उतर गई है, देश विरोध कर रही हैं। अगर कोई नेता ये कह रहा है कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी होगा, तो इसका सीधा सीधा अर्थ एक ही है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में आंदोलन के आड़ में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुआ है, जिस तरीके से चुन चुन कर वहां के हिंदुओं का हत्या, वहां के हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया गया, उसी तरीके का षड्यंत्र भारत में भी किया जा रहा है। और भारत में भी उसी तरीके के घटनाओं को अंजाम देने का तैयारी हो रहा है, जिसका अगुवाई, जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करने वाली है, कांग्रेसी नेता करने वाले हैं। यह शर्मनाक है और एक तरीके से बहुत बड़ा गहरा षड्यंत्र है। इसलिए भारत के लोगों को, खास करके भारत के वो समुदाय जो संविधान और कानून में विश्वास रखता है, उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसे बयानों को हल्के में ना लेकर बल्कि इन बयानों को भविष्य में घटने वाली घटनाओं से जोड़कर देखना चाहिए। अगर आप भविष्य में घटने वाली घटनाओं के संदर्भ में इन नेताओं के बयानों को लेंगे तो फिर आपको सतर्कता बरतने में सहूलियत होगा। इस तरीके का जो घटना होता है ये कोई छोटा मोटा घटना नहीं होता है। इन घटनाओं का जो संदर्भ होता है बहुत लंबा होता है और कोई भी घटना एकदम से नहीं घटता है। अगर आज सलमान खुर्शीद या सज्जन वर्मा, संजय राउत या फिर इल्तिजा मुफ्ती अगर इस तरीके का बयानबाजी कर रही हैं, तो ऐसा नहीं कि वो कल ही ये घटना घट जाएगा। हो सकता है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल लगे, लेकिन भारत में भी उस तरीके का घटना घटेगा। यह कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी ने कबूल किया है, जिसका तैयारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पिछले कई एक सालों से राहुल गांधी और पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम कर रहा है। अब तक वह खुलकर नहीं बोल पा रहा था, लेकिन अब बांग्लादेश में जो घटना घटा है और जिस तरीके से वहां की प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा है, उससे कहीं ना कहीं इन विरोधियों को, इन एजेंडाधारियों को एक ताकत मिला है। इनको उम्मीद मिला है कि अगर बांग्लादेश में हो सकता है तो भारत में भी हम कर सकते हैं। वो अलग बात है कि भारत में होगा या नहीं होगा, कितने कामयाब होंगे ये भविष्य की गर्त में है, लेकिन अगर मनसा जाहिर कर रहा है तो कुछ न कुछ तो इसमें सच्चाई होगा ना। और बेशर्मी की बात यह है कि सलमान खुर्शीद या सज्जन वर्मा के बयान को कांग्रेसी प्रवक्ता टीवी चैनल पे बैठकर डिफेंड कर रही हैं। वो इन बयानों को सही बता रही हैं, वो कह रही कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सलमान खुर्शीद और सज्जन वर्मा ने जो कहा वो सच्चाई है, देश उसी तरफ जा रहा है, तो फिर इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और इस तरीके का प्रयास कांग्रेस पार्टी 2-3 सालों से नहीं कर रही है। इस तरीके का प्रयास कांग्रेस पार्टी तब से कर रही है जब से सक्रिय राजनीति में नरेंद्र मोदी का एंट्री हुआ 2002 से। आप गुजरात दंगों से लेकर और केंद्र की राजनीति में जब से मोदी जी आए तब से जो कुछ भी हुआ, उन सभी घटनाओं को जोड़कर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये लोग एक व्यक्ति के विरोध के लिए पहले गुजरात जैसे राज्य का और अब पूरे देश का, और देश में जो समाज उस पार्टी को, उस नेता को वोट देता है,
उनका समर्थन करता है, उनके विरोध पे भी उतर गया, उनको नरसंहार करने का भी बात कर चुका है। क्योंकि इसी इंडिया अलायंस का एक साथी डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु में इसी तरीके के अपने एक कार्यकर्ताओं के जनसभा में कहा था कि इस देश से सनातन धर्म को सनातन धर्म का एक्सीनेशन कर देना चाहिए, सनातन धर्म का समूल विनाश कर देना चाहिए, सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, एड्स इस तरीके का बीमारी है जिसको किसी भी कीमत पे रहने नहीं देना चाहिए और उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। यानी कि सनातन धर्म को खत्म करने का अर्थ है कि सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उनको खत्म कर देना। यह कोई पहला बयान नहीं है इंडिया अलायंस का। एक तरफ बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, हिंसा हो रहा है, उस पर पूरा इंडिया अलायंस चुप्पी है, पूरे इंडिया अलायंस का चुप्पी है। किसी भी नेताओं ने एक भी ट्वीट नहीं किया है। जिन नेताओं का आंख गाजा में घटने वाले आतंकवादी घटना पे छलक जाता है, आतंकियों के लिए छलक जाता है, उनमें से किसी भी नेताओं का, जिन नेताओं का आंसू फिलिस्तीन में हमास आतंकियों के लिए छलक जाता है, उनमें से किसी भी नेताओं का आंसू अपने पड़ोस में रहने वाले उन हिंदुओं के लिए नहीं छलका जो कभी भारत का ही हिस्सा था, वो भारत देश का ही नागरिक था। अपने ही नागरिकों के मौत पे, उनके साथ हो रहे अत्याचारों पे इंडिया अलायंस के किसी भी दलाल नेताओं का आंसू नहीं छलका है। लेकिन इनका आंसू हमने देखा है कि किस तरीके से फिलिस्तीनी आतंकवादियों के लिए छलका, बाटला हाउस में मारे गए जिहादियों के लिए छलका, लेकिन बांग्लादेश में मारे जा रहे या फिर पाकिस्तान में मारे जा रहे हिंदुओं के लिए कभी भी नहीं छलका है और ये ना ही छलकेगा। ये जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरीके का बयानबाजी हो रहा है, ये सभी एक षड्यंत्र का हिस्सा है जिसका पर्दाफाश कभी न कभी जरूर होगा और बड़े लेवल पे होगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि ऐसे षड्यंत्रों से सावधान रहिए और बांग्लादेश के हिंदुओं से कुछ सीखिए कि आखिर आज जो कुछ भी हो रहा है बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ, उसका कारण क्या है। योगी जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है अयोध्या में लोगों को। सामान्य सी सवाल है कि जो विरोध प्रदर्शन, जो आंदोलन सरकार और सिस्टम के खिलाफ था, उस आंदोलन के आग में बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू कैसे जलने लगा, हिंदू मंदिर कैसे जलने लगा, हिंदू बहु बेटियों का बलात्कार कैसे होने लगा। यह सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। जब तक आप इन सवालों पे सोचिएगा नहीं, विचार नहीं कीजिएगा, तब तक आपको सलमान खुर्शीद और सज्जन वर्मा जैसे नेताओं के बयान का अर्थ समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि ये फालतू की बयानबाजी है। फालतू का कुछ भी नहीं होता है। देश जब आजाद हुआ था तो एकदम से आजाद नहीं हो गया था, आजाद होने में कई एक वर्ष लगे थे। इसलिए इस तरीके का जो षड्यंत्र होता है वह एकदम से सामने नहीं आता है। इसका तैयारी कई एक वर्षों तक किया जाता है, तब जाकर वो सामने आता है। और इस देश ने तो कई एक ऐसी घटनाओं को देखा है, चाहे वो डायरेक्ट एक्शन डे हो, मोपला नरसंहार हो, या फिर 1948 में गांधी जी के हत्या के बाद जो चित पावन ब्राह्मणों का जो नरसंहार हुआ था, या फिर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में सिख विरोधी नरसंहार हुआ था, जो सिखों का नरसंहार हुआ था। इसलिए कांग्रेस पार्टी का चरित्र लोग देख चुका है और इसलिए कांग्रेस पार्टी का अगर कोई नेता इस तरीके का बयान देता है तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।